नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा में आज चर्चा भारत बंद के दरमियान हो रहे तोड़फोड़ की। कई जगह से ऐसी खबरें मिल रही है, कुछ तो फुटेज भी मिली है बिहार के गोपालगंज से, जहां आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों ने जेसीबी की मदद से रेलवे पटरी उखाड़ दी है। अश्विनी वैष्णव के रेलवे की पटरी जेसीबी की मदद से उखाड़ दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत बंद किस तरीके से कुछ इलाकों में प्रभावहीन लेकिन कुछ इलाकों में बेहद प्रभावी दिख रहा है। एसटी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर उसका विरोध करने वाले संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। और उसमें मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी है, एनडीए की कंस्टिट्यूएंट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, सबने उसे समर्थन देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन दिया है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति अपनी रफ्तार से बिहार में चल रही है। इस रफ्तार से चल रही है जिसमें राज्यसभा की दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। और जो बात द न्यूज लॉन्चर पिछले 3 दिनों से कह रहा था कि राज्यसभा की सीटों पर दावेदारी तभी छोड़ी जाएगी जब नीतीश कुमार की कुछ शर्तें हैं वो मान ली जाए। क्या है वो शर्तें? उन सारी शर्तों पर हम चर्चा करेंगे। सारी शर्तें अभी बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। तो चलते हैं सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भारत बंद के दरमियान अश्विनी वैष्णव के भारतीय रेल की पटरी जेसीबी से उखड़ जा रही है, गोपालगंज में उखाड़ दी जा रही है। ये क्या हो रहा है आखिर? देखिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हक सबको है। गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रखने का हक सबको है। लेकिन इस प्रकार से यदि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आप सरकार का नहीं, आप अपने खुद का, अपने डेवलपमेंट का आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार के कृत्य से आंदोलनकारियों को बचना चाहिए। और यदि इस प्रकार के कृत्य में आप इन्वॉल्व हैं तो आप अपने आंदोलन के जो पवित्रता है उसको आप कम कर रहे हैं जी। और सवाल ये भी है कि जब सरकार ने ये मान लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा, विद इन कोटा और उस क्रीमी लेयर को लेकर, खासकर क्रीमी लेयर को लेकर जो केंद्र सरकार ने जो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये आंदोलन करने की जरूरत थी। लेकिन ठीक है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, आंदोलन करना आपका अधिकार है। लेकिन आप आंदोलन करें, लेकिन गांधीवादी तरीके से करें, ना कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के। और गोपालगंज में जो घटना हुई है बिल्कुल दुखद है। अब जेसीबी से आप पटरी उखाड़ देंगे तो मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और अश्विनी वैष्णव की जो टीम है, उनकी जो प्रोटेक्शन टीम है रेलवे का, वो क्या कर रहा है? आरपीएफ ये क्या कर रही है? क्यों न ऐसे शरारती तत्वों को रोका गया? तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बिहार बंद का यदि हिंदुस्तान बंद का में यदि बिहार की बात करें तो आंशिक असर इसका देखने को मिला है। कहीं कहीं इसका असर है, कहीं इसका असर ना के बराबर है। और गोपालगंज से जो खबर आ रही है वो दुखद खबर है। और इसका हम लोगों को मजम्मत करना चाहिए। और हम लोगों को एक मैसेज देना चाहिए कि ऐसे आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे आंदोलन और ऐसे सिस्टम में यदि आप विश्वास करते हैं तो आप अपने ही मकसद, अपने ही इरादे को आप कमजोर कर रहे हैं। जी। अब राजनीतिक विषयों पर आते हैं ऋषि जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, 3 दिन पहले से आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा की दोनों सीटों पर दावेदारी छोड़ते हैं, एक भी सीट नहीं लेते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत की बात आप कर रहे थे, 140 सीटों की कीमत। क्या लगता है, जनता दल यूनाइटेड ने दोनों सीटों में से एक भी सीटों पर चुनाव लड़ने से वो पीछे हट गई, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा का सम्मान किया। तो इसके बदले में क्या वो कीमत वसूल ली है जनता दल यूनाइटेड ने, जिस कीमत की चर्चा हम लोग पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं? न्यूज लॉन्चर पहला प्लेटफॉर्म और इकलौता प्लेटफॉर्म है जो इसकी चर्चा कर रहा था। न्यूज लॉन्चर ने इस खबर को दर्शकों के बीच में, कई दिनों से दर्शकों के बीच में इस खबर को हम लोगों ने रखा था। और हमने जो दर्शकों को बताया उस पर आज मोहर लग गई है
कि दो बातें थी, या तो नीतीश कुमार जो जो दो राज्यसभा के सीटें को लेकर जो पेच फंसी हुई थी, उसमें दो बातें थी, या तो एक सीट जेडीयू के खाते में जाती, या यदि दोनों सीट बीजेपी के खाते में गई है, हालांकि दोनों सीट बीजेपी के खाते में मैं नहीं मानता हूं, उपेंद्र कुशवाहा को यदि राज्यसभा भेजा गया है तो उसमें नीतीश कुमार का भी एक बड़ा रोल है, और नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे मुहर लगा है। लेकिन जो दूसरी सीट है वो जो बीजेपी के खाते में गई है, इसका ये अर्थ बिल्कुल जो हम लोगों ने बताया भी था कि जेडीयू अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेगी। जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप जो दूसरी सीट है अपने खाते में लेते हैं तो जेडीयू आगामी विधानसभा चुनाव में 140 से कम सीटों पर चुनाव फिर नहीं लड़ेगी, और इस फार्मूला पे कहीं ना कहीं सहमति बन गई है कि जेडीयू बीजेपी के तुलना में 20-25 सीटें अधिक चुनाव लड़ेगी। वो संख्या 135 हो सकता है, 140 हो सकता है। अब बाकी शेष जो बची सीट है उसमें बीजेपी खुद लड़ेगी, और बीजेपी अपने सहयोगी दल जैसे लोजपा और जीतनराम मांझी की पार्टी है, यदि मुकेश सहनी आते हैं तो उनको भी बीजेपी को अपने खाते से ही सीटें देनी है। तो ये जो हम लोगों ने बताया था उस पर कहीं ना कहीं ये मुहर लगता हुआ दिख रहा है कि मैंने कल भी कहा था कि बीजेपी के खाते में ये सीट जा सकती है, और बीजेपी के खाते में ये सीट जाती है तो विधानसभा में नीतीश कुमार 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे उड़न दस्ता, हमारे जो सोर्सेज हैं, उन्होंने इस बात को बताया है कि 135 से 140 सीटों पे कहीं न कहीं सहमति बनती हुई दिख रही है। वो संख्या 140 भी हो सकती है, वो संख्या 135 भी हो सकती है, लेकिन जेडीयू सबसे बड़े पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी। सवाल ऋषि जी ये उठता है कि बीजेपी ने मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा के लिए टिकट दिया है, और राज्यसभा को मनन कुमार मिश्रा के कैंडिडेचर को यदि जोड़ ले तो बिहार से राज्यसभा जाने वाले, बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा जाने वाले ये 5वें कैंडिडेट होंगे। तो इन 5 कैंडिडेट की लिस्ट को यदि आप देखें तो मनन कुमार मिश्रा को मिलाकर 2 ब्राह्मण, 1 कहार, 1 कुर्मी, यानी 1 ईबीसी, 1 ओबीसी और 1 अन्य है। राज्यसभा के लिए पूरी लिस्ट मेरे पास है कि ये 5 लोग कौन कौन से हैं। तो इसको साफ साफ देख करके ये लग रहा है ऋषि जी, हाँ, 1 कहार, 1 कुर्मी और 1 वैश्य धर्मशिला गुप्ता। सवाल है इसमें दलित कहां गया, इसमें भूमिहार राजपूत कहां गया? भारतीय जनता पार्टी ने इनकी उपेक्षा क्यों की है? देखिए, क्या ये सबसे ब्राह्मणों अधिक की पार्टी है चर्चा, बीजेपी? देखिए सबसे अधिक चर्चा किसी व्यक्ति का था तो उसका नाम था आरके सिंह। और आरके सिंह, हम लोगों ने भी एक खबर दर्शकों को बताया था कि आरके सिंह का नाम लगभग तय है, और जिस व्यक्ति को भेजा गया है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नहीं, ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। वो अपने आप में बड़ा पद होता है, पता नहीं वो क्यों इस ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये समझ से परे है। लेकिन बीजेपी की रणनीति, ऋषि जी आपने कहा ऑफर को एक्सेप्ट किया है, वाल्मीकि नगर लोकसभा से बसपा के टिकट पर वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं अपने समय वो अध्यक्ष नहीं थे विधानसभा सीट। जी, बैकुंठपुर विधानसभा सीट से आपको वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, बीजेपी की रणनीति मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्यसभा में आपने 2 ब्राह्मण चेहरों को भेजा, एक सतीश चंद्र दुबे जो बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने हैं, और एक मिश्रा जी, और दोनों उसी साइड से आते हैं। ये कौन सा समीकरण है? आपको भेजना ही था किसी और ब्राह्मण को, किसी मैथिल ब्राह्मण को भेजते। भेजना ही था तो आप किसी राजपूत समुदाय से आने वाले, क्योंकि राजपूतों को जो रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बिहार से एक भी राजपूत को आपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया जी। तो जो सामाजिक समीकरण है वो किस प्रकार से सेट किया गया ये समझ से परे है।
आप एक ही एरिया से दो दो व्यक्ति को राज्यसभा भेजेंगे, उसमें से भी एक व्यक्ति को आप केंद्रीय मंत्री ऑलरेडी बना दिया है, तो भी मनन मिश्रा को भेजने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता है। यदि आप किसी राजपूत को भेजते, एक राजपूत समाज में इस बात को लेकर नाराजगी है। जी, गुजरात एपिसोड से लेके गुजरात में जिस प्रकार से राजपूत समुदाय को टारगेट करते हुए भाजपा के एक बड़े नेता ने गाली दी थी, उसका नुकसान आपने देखा। उसका नुकसान आपने देखा कि राजस्थान में इनको उठाना पड़ा, गुजरात में उठाना पड़ा, बिहार में भी कुछ हद तक उठाना पड़ा। तो उस नाराजगी को दूर किया जा सकता था यदि आप आर.के. सिंह या किसी भी एक राजपूत समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति को आप यदि मनन मिश्रा के स्थान पे राज्यसभा भेजते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रणनीतिक रूप से चूक है। लेकिन इन दिनों आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो बीजेपी के तरफ से जो बैटिंग होनी चाहिए, जो लॉबी एक होनी चाहिए, उसमें बीजेपी कमजोर होती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि उस कमजोरी को दूर करने के लिए मनन मिश्रा के नाम पे सहमति बनी हो। और मनन मिश्रा का कोई चर्चा में मैं बता दूं, मनन मिश्रा 2 साल के लिए जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 4 साल के लिए जा रहे हैं। तो मनन मिश्रा का नाम कहीं से था ही नहीं। बीजेपी फिर ये किसके पसंद है, अमित शाह के पसंद है या नरेंद्र मोदी के पसंद है, ये समझ से परे है जी। लेकिन हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो जिस प्रकार की एक लॉबी होनी चाहिए बीजेपी का, वो नहीं है। तो उसी का भरपाई करने के लिए मुझे लगता है कि मिश्रा जी को भेजा गया है। जी, अब सवाल उठता है ऋषि जी कि एक तो जब से प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ है, उनका जन सुराज अभियान आप कुछ भी कहें, उसने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में जबरदस्त डेंट लगाया है। चिराग मॉडल जो हुआ था, उसने तो जेडीयू वाली सीटों पर ही भाजपा के वोटर को जेडीयू से छिटकाया था, जिसका सीधा लाभ राजद को या महागठबंधन जो उस समय था उसे मिला था। लेकिन प्रशांत किशोर जो वोट को छिटका रहे हैं, और उनके साथ कहा जा रहा है कहीं दलित और खासकर माइग्रेटरी वोटर जो बाहर काम करते हैं उनके परिवारीजन जुड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक का भी एक तबका राजद की बेचैनी को देख करके तो लग रहा है, जिस तरह से प्रशांत किशोर पांडे टर्म का इस्तेमाल करते हुए जगदानंद सिंह ने चिट्ठी लिखी, लग रहा है कि नहीं। देखिए, उससे एक बात की पुष्टि तो होती है कि प्रशांत किशोर को लेकर सभी राजनीतिक खेमों में चिंता व्याप्त है, राजद में भी। तो लेकिन सबसे बड़ा कैटलिस्ट है वो भाजपा का कोर वोटर है जो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहा है। और जाति जनगणना ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को छिन्न भिन्न करके रख दिया है, वो किसी लायक नहीं बची है बिहार की राजनीति में। देखिए प्रशांत किशोर जो है, देखिए प्रशांत किशोर जो है, आपने बिल्कुल सही कहा, करीब करीब हर वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं। उनको अगरों का भी समर्थन मिल रहा है, पिछड़ों का भी समर्थन मिल रहा है, मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि समर्थन कितना मिल रहा है, क्या समर्थन इतना मिलेगा कि वो सीटों में कन्वर्ट होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, पर्दे के पीछे की कहानी बताऊं कि एक सर्वे टीम को नीतीश कुमार ने हायर किया था, यानी जेडीयू ने हायर किया था, और जो फीडबैक दिया है उससे नीतीश कुमार परेशान है। अब फीडबैक क्या है, आप पूछेंगे फीडबैक क्या है? जी जी, फीडबैक ये है कि ऐसी संभावना बन रही थी कि छठ के आसपास, दिवाली छठ के आसपास चुनाव करा लिया जाए विधानसभा का। लेकिन वो तो हमेशा हो रहा है, 4 बार से हो रहा है। लेकिन जब सर्वे टीम ने खासकर बिहार से बाहर रहने वाले लोगों से या ऐसे युवाओं से बातचीत की जो रोजगार के तलाश में है, तो उनसे जो उनका उस सर्वे एजेंसी को जो फीडबैक मिला कि खासकर जो युवा बिहार से पलायन करके कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, ऐसा तबका वर्तमान सरकार से भी नाराज है और वर्तमान में जो विपक्ष है उससे भी नाराज है कि यही दोनों पॉलिटिकल पार्टी इन कई वर्षों से बिहार में सत्ता में रही है। आप म्यूट हैं। तीनों से नाराज है, भाजपा से भी नाराज है। मैंने क्या कहा, आपने ध्यान से सुना नहीं। दोनों गठबंधन, मैंने कहा दोनों गठबंधन जो कई वर्षों से सत्ता में है और पलायन
जो हो रही है बिहार से, उसके लिए जो युवा वर्ग हैं इन दोनों गठबंधन को जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि आप 20-25 सालों से सत्ता में हैं, फिर भी यदि इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो फिर कौन जिम्मेवार है। तो ऐसा तबका प्रशांत किशोर को एक उम्मीद की तरह उनको दिख रहा है कि एक प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे उम्मीदें हैं। और प्रशांत किशोर के हर भाषण में आपने देखा होगा कि पलायन को लेकर बहुत जोरदार हमला बोलते हैं। वो बड़ा ये अक्सर ये कहा करते हैं कि 40 सांसदों वाले राज्य के लोग मजदूरी करेंगे और 10-20 सांसदों वाले राज्य के लोग उद्योगपति बनेंगे, उद्योग चलाएंगे और हम लोग वहां मजदूरी करेंगे। तो पलायन एक बड़ा मुद्दा है अभिषेक जी, और उसको टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और ऐसे जो मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं एक वर्ग, खासकर युवा वर्ग जो है, जो अपने राज्य से बाहर, अपने जिला गांव से बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो आकर्षित हो रहे हैं। तो ये एक परेशानी का सबब है। और जो फीडबैक नीतीश कुमार को मिला है, तो हो सकता है कि ये चुनाव यदि कराया भी जाए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चुनाव आपको दिसंबर जनवरी के आसपास होने जा रही है बिहार में। तो ये हो सकता है कि ये जो पर्व का, जो फेस्टिवल का जो मौसम है, जिसमें छठ ऐसी पूजा है जहां छठ में विधानसभा में 15-20 हजार वोटर बढ़ जाते हैं। तमाम ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं वो छठ पूजा में ऑन एवरेज आते ही हैं, 90-95% आते ही हैं। और यदि उस समय में ऐसा चुनावी माहौल होगा तो वर्तमान में जो सरकार है उसको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है जी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और नीतीश कुमार इन दिनों परेशान है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है आप देखिए, नीतीश कुमार परेशान है। तो परेशान इन डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन डेवलपमेंट से काफी परेशान है। और नीतीश कुमार एक भुजा पार्टी गैंग से भी परेशान है। एक तो नीतीश कुमार के यहाँ भुजा पार्टी होती है, और एक मंत्री है, तथाकथित मंत्री है, जिनका अभी जो संबंध नीतीश कुमार से अच्छे नहीं है। सुनने में आया है कि उनके यहाँ भी भुजा पार्टी होती है। उस भुजा पार्टी में 2 मंत्री भी वहां शामिल होते हैं। अब भुजा पार्टी, अब नाम ले ही लेता हूँ, माननीय अशोक चौधरी जी के। ये मंत्री जेडीयू के हैं कि भाजपा के हैं? अशोक चौधरी जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। अशोक चौधरी, ऐसा कहा जाता है कि अशोक चौधरी के यहाँ भी हर शाम भुजा पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें जमा खान से लेकर सुमित चौधरी, सुमित सिंह से लेकर तमाम ऐसे मंत्री मौजूद होते हैं। 2 फीट का ऋषि जी, 2 फीट का तो तोता रखे हैं घर में। उनके घर में भुजा पार्टी होगी तब तो तोतवा सब खा जाएगा। तोता जो है वो सब खा जाएगा, भुजा पार्टी वाले लोग क्या खाएंगे? खुला घूमता है उनका तोता। नहीं तो अब अशोक चौधरी जो हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार से जो संबंध पहले थे वो अब नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं दिख रही है। तो केमिस्ट्री जो रिलेशन खराब हुआ है उसको बनाने के लिए वो बेचारे किताब लिख रहे हैं, खुद भी लिख रहे हैं, बेटी से भी किताब लिखवा रहे हैं। अब किताब के विमोचन से कितने संबंध अच्छे होते हैं या संबंध बिगड़ते हैं, ये आने वाले दिनों में तय होगा। जी, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह की चापलूसी को पसंद करते हैं कि कोई उन्हें किताब लिखकर पटा ले? जो आवाज आ रही है, जो एक बेहतर और जो समझदार नेता है, तो ये तो फिल्टर करने में सक्षम होंगे ही नीतीश कुमार की कौन चापलूसी कर रहा है और कौन पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। तो ये तो नीतीश कुमार समझते ही होंगे। ऐसा नीतीश कुमार कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, एक समझदार नेता है, चालाक नेता है, बेहतर रणनीतिकार है। और बिहार के राजनीति को मुझे नहीं लगता है उनसे बेहतर कुछ समझता होगा। तो उनके आसपास कौन उनके वफादार हैं और कौन चापलूसी कर रहे हैं, तो इतना तो डिफरेंशिएट नीतीश कुमार कर ही सकते हैं। जी, इन सब घटनाक्रम के बीच एक चीज देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की तरफ से कोई खास पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। राजद की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगले 2-4 दिनों में कहा जा रहा है कि अनाउंस कर देगी नए प्रदेश अध्यक्ष का। तो क्या अखिलेश प्रसाद सिंह के हटने की संभावना से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के संबंधों में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं क्या दिल्ली का नेतृत्व उन्हें संभाल लेगा?
देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, कांग्रेस इस हालात में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो लालू से संबंध खराब करें। और कांग्रेस फिलहाल, कांग्रेस की राजनीति जो बिहार में होगी उसके अगुवा लालू यादव ही होंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हो या प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा हो। और करीब करीब जो हमारे सोर्सेज हैं इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि प्रेमचंद मिश्रा का नाम करीब करीब फाइनल है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए, क्या डेवलपमेंट हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि प्रेमचंद मिश्रा का नाम करीब करीब तय है। जी, कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, राजद के साथ संबंधों की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में, मुख्य विपक्षी दल में चुनावी साल में इतनी सुस्ती, हम लोगों से दिल्ली में पूछते हैं लोग, पत्रकार लोग, पॉलिटिकल सर्कल के लोग पूछते हैं कि भाई राजद को क्या हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल जो एक आक्रामक विपक्ष चुनावी साल में होना चाहिए, तेजस्वी यादव को सड़कों पर होना चाहिए, वो क्यों नहीं है। पप्पू यादव सड़क पर है, वो कहीं पहुंच जा रहे हैं, हमेशा वो सड़क पर रहते हैं जनता के बीच, लेकिन तेजस्वी यादव पॉलिटिकल टूरिज्म पर कभी कभार निकलते हैं बिहार में, नहीं तो निकलते नहीं है। कारण क्या? देखिए, अब ये तो तेजस्वी यादव ही, ये तो आप तेजस्वी यादव ही बता पाएंगे, ये तेजस्वी यादव ही बता पाएंगे कि क्यों नहीं निकलते हैं जी। लेकिन अब उनको निकलना चाहिए जी, क्योंकि चुनाव की घोषणा कभी भी किसी वक्त हो सकता है। और यदि इस ख्वाब में या इस अंडरस्टैंडिंग में तेजस्वी यादव होंगे कि चुनाव अपने समय पे होगा, तो ये फिर उनकी रणनीतिक चूक है। क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आसपास होती है तो समय कहाँ बचेगा। अब जिस यात्रा पे जाना चाहते हैं, जिस चीज को आप लोगों को समझाना चाहते हैं, रिजर्वेशन वाले मामला में, जातीय जनगणना वाले मामले में, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड एक तरह से चेंज किया है, तो उसको समझाने के लिए समय चाहिए, पूरे पैन बिहार यात्रा निकालने के लिए समय चाहिए। जो 15 अगस्त के बाद जो एक यात्रा पूर्व निर्धारित था तेजस्वी यादव का, वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी। और तेजस्वी यादव का इन दिनों में, ऋषि जी एक चीज बताइए, ठीक है तेजस्वी यादव की सुस्ती है, भारतीय जनता पार्टी में भी तो चुस्ती दिखाई नहीं दे रही है। जनता दल यूनाइटेड तो सत्ता के गुमान में रहती है, उसका तो संगठन लचर है, आप जान रहे हैं। उसके पास एक ग्लैमर है कि बिहार की सत्ता, मुख्यमंत्री सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो मुख्यमंत्री होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और बिहार में विकल्पहीनता की स्थिति का फायदा वो 15 सालों से ले रहे हैं। तो अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, क्या लगता है, सुने हैं कि कोई सर्वे टीम बिहार में घूम रही है? बिल्कुल, आप दम पर्दे के पीछे की जो खबर आप निकालने में आप एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, बीजेपी की इंटरनल सर्वे टीम बिहार में, बिहार के हर जिले में, बिहार के हर विधानसभा में, स्पेशली हर विधानसभा का सर्वे किया जा रहा है कि वहां से बीजेपी के पोटेंशियल कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, क्या मुद्दे हैं, और यदि बीजेपी के कैडर से यदि किसी बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए तो कौन संभावित नाम हो सकता है। इस प्रकार का सर्वे कराया जा रहा है। तो भाजपा इंटरनली तैयारी शुरू कर दी है और बार बार न्यूज लॉन्चर कह रहा है, और कई जो हमारे दर्शक हैं हमारे खबर को लेकर हम लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि इंटरनल सर्वे टीम बीजेपी की पूरे बिहार में उतार दिया गया है, हर एक विधानसभा का सर्वे। अच्छा ऋषि जी, एक सवाल व्यक्तिगत है। मैंने सुना है कि औराई विधानसभा जो मुजफ्फरपुर जिले में है, वहां महागठबंधन में ऋषि मिश्रा नाम की चर्चा है, पत्रकार ऋषि मिश्रा। देखिए, आप खबर कहाँ से लाए हैं ये मेरी जानकारी नहीं है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन औराई को देखिए, औराई का जो समीकरण है या औराई का जो राजनीतिक तापमान है, उसमें एक नए चेहरा की जरूरत है। वर्तमान में राम सूरत राय विधायक हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, जो उम्मीदें वहां की जनता
की थी उनसे, भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे। और मैं आपको बता दूं, करीब 30-40 सालों से औराई की जनता एक पुल की, वहां एक पुल नहीं होने के कारण आप बाढ़ के समय में पूरा औराई जो है जिला हेडक्वार्टर से कट जाता है। जी तो एक नए युवा फ्रेश चेहरे की जरूरत नहीं जरूर नहीं, तो है। मेरा सवाल यही अब है कि क्या पत्रकार ऋषि मिश्रा जिनसे हम मुखातिब हैं, ये वही ऋषि मिश्रा है जिनके नाम की चर्चा है, या कोई और ऋषि मिश्रा भी अब है? देखिए, आप एक इंटेलिजेंट पत्रकार है, यदि किसी का नाम का चर्चा चल 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 रहा भी होता है तो वो ऑन कैमरा थोड़ी स्वीकार करें कि मेरा नाम चल रहा है। चलिए, आपने बहुत कुछ कह दिया। अब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाले होते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं, लेकिन पार्टी जिम्मेवारी देगी तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। तो आप चलिए, समझते हैं, सब बात समझते हैं जी। सारी बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जन सुराज ने जो 2 अक्टूबर को पार्टी फॉर्म होने वाली है, उसकी 25 सदस्यों की केंद्रीय समिति का गठन करना है जन सुराज को। और उसके लिए जन सुराज ने 7 मेंबर की इलेक्टोरल कमेटी बनाई है जो चुनाव कराएगी। वही पद केंद्रीय समिति, स्टीयरिंग कमेटी जन सुराज को चलाएगी। उसमें भूपेंद्र प्रसाद यादव, आर.एन. सिंह, सुरेश शर्मा, गणेश राम, मंजर नसीम, अरविंद सिंह और स्वर्णलता सहनी है। सबका मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपने एक्स हैंडल यानी ट्विटर हैंडल से दिया है। और जो शर्त है कि आवेदन कौन से लोग कर सकते हैं, जिनके कम से कम 5,000 प्रस्तावक होंगे, वही वो 25 मेंबर में जाने के लिए जन सुराज में आवेदन कर सकते हैं कि जन सुराज की स्टीयरिंग कमेटी में जाके वो मेंबर बने। 5,000 प्रस्तावक को जुटाना और 1 लाख वोटर को जुटाना, ये दोनों बराबर का काम है। जिसके पास 5,000 प्रस्तावक होंगे, निश्चित तौर पर उसके पास 50,000 वोटर तो जरूर होंगे। आप सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतनी कड़ी शर्त ये प्रशांत किशोर ने क्यों रखी है कि जन सुराज की एक पोलित ब्यूरो, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में होता है, आप जानते होंगे, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी सीपीएम में पोलित ब्यूरो होती है। पोलित ब्यूरो की तरह एक जन सुराज की पोलित ब्यूरो टाइप कमेटी बनाई जा रही है, वही जन सुराज को चलाएगी। और उसमें जी 25 लोग चुने जाएंगे, और उन 25 लोगों के लिए में चुने जाने के लिए जिनको भी चुनाव लड़ना है जन सुराज के अंतर्गत, उन्हें 5,000 प्रस्तावक कम से कम उनके होने चाहिए। अब सवाल यह है कि कहीं कोई फर्जी प्रस्तावक किसी का सिग्नेचर बनवा ले, कुछ करे, या सबका आधार कार्ड लिया जाएगा, प्रस्तावकों का आधार नंबर, क्या देखिए है ये पूरा देखिए माजरा? देखिए इसके पीछे की रणनीति ये है कि अच्छे से अच्छे और जनाधार वाले लोग जो हैं टीम में आए। प्रशांत हम्म किशोर तो एक बेहतर चुनावी रणनीतिकार हैं, इन चीजों को समझते हैं। हम्म तो इसके पीछे का मकसद ये है कि भीड़ इकट्ठा करना उनका मकसद नहीं है। हम्म यदि 25 लोगों की जो एक टीम बनेगी तो 25 लोग ऐसे हों जो पूरे बिहार को संभाल सके। जी एक व्यक्ति 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोटों को प्रभावित कर सके। हम्म तो एक अच्छी टीम बनाने का प्रयास है। और प्रशांत किशोर कितना सक्सेस होते हैं तो ये तो कभी परीक्षा देना अभी बाकी है। अभी परीक्षा की जी तैयारी कर रहे हैं, अभी फॉर्म हम्म भरेंगे, फिर उनका एडमिट कार्ड आएगा, फिर वो परीक्षा देने जाएंगे, जी फिर नतीजे आएंगे तो ये पता चलेगा कि बच्चे में कितना दम है। लेकिन तैयारी उनकी आप चल वही रही है। पढ़ाई लिखाई में वो हम्म कमी नहीं कमी कर नहीं रहे हैं। हम्म किताबों का और काफी उन्होंने मतलब जमारा कर रखा है। पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम्म। नतीजे आने दीजिए, फिर हम बताएंगे। एक खबर, बड़ी खबर ये है मैं उस पे जो आ मैं रहा हूँ अभिषेक ऋषि जी जी, में आपसे शेयर सवाल करना सवाल चाहता यही है। हूँ। जी ऋषि जी, में एक सवाल है, उसको ले जी लेते हैं, फिर बड़ी खबर पे आएंगे। सवाल ये है जी कि क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड लगा दिया है? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बोर्ड लगा दिया है कि सभी पार्टी के बाहुबलियों का बीजेपी में स्वागत है? जी, आप बहुत बड़ा सवाल, और सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर मैं दे रहा हूँ कि हम्म बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में यदि आप रैंकिंग निकालेंगे, यदि हम्म टीआरपी निकालेंगे फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से, यदि रैंकिंग निकालेंगे सिविल सर्विस के एग्जाम के हम्म तर्ज पे, यदि बाहुबलियों की सूची में सबसे बड़े बाहुबली यदि बिहार में किसी को माना जाता है, वो सूरजभान सिंह को माना जाता है। और लेटेस्ट खबर हम्म आपको बता दूं कि सुनील पांडे के बाद सूरजभान सिंह और उनके भाई चंदन सिंह की एंट्री भाजपा में हो सकती है। हम्म।
2-3 दिन पहले आपने देखा कि सुनील पांडे को किस गर्मजोशी से जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जसवाल साहब हैं भाजपा के, स्वागत करते हुए दिखे, माला पहनाते हुए दिखे, गुलदस्ता देते हुए दिखे। अब दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह जो इन दोनों लोजपा के डिवीजन के बाद कहीं ना कहीं साइडलाइन चल रहे थे, और सूरजभान का अपना पकड़ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उनका एक पिछला जो बैकग्राउंड रहा है बाहुबलियों का रहा है, हार्डकोर बाहुबलियों का रहा है, यदि ऐसे लोगों को भाजपा शामिल कराती है तो भाजपा क्या कहना चाहती है? भाजपा तो ये कहती है कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। अब वर्ल्ड के सबसे बड़ी पार्टी को यदि इन बाहुबलियों की जरूरत है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में भाजपा कितना कमजोर है। आप तो कहते हैं कि भाजपा संगठन की पार्टी है, भाजपा कहती है कि हमारे पास आरएसएस जैसे तो संगठन का आशीर्वाद प्राप्त है। ऋषि जी ये बताइए, संगठन की पार्टी में अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, जॉर्ज कुरियन कहां से मंत्री बन जाते हैं? कार्यकर्ता जो है झाल बजाता रह जाता है। कहां से मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा चले जाते हैं? कहां बाहर से आए हुए सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन जाते हैं? ये संगठन की पार्टी में होता है। कहां जनता दल से आए हुए बासवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बन जाते हैं? कहां कांग्रेस से आए हुए हेमंता बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हो जाते हैं? कहां टीएमसी से आए हुए शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हो जाते हैं? ये संगठन की पार्टी में होता है क्या? वही तो मेरा सवाल है कि आप अपने आप को विश्व के सबसे बड़े पार्टी का संज्ञा देते हैं, कहते हैं हमारे इतना कार्यकर्ता, हमारे इतना जन समर्थन किसी पार्टी का नहीं है, तो फिर आप सवाल है कि आपको इन बाहुबलियों की क्या जरूरत है? आप कहते हैं कि भाजपा जो है पार्टी विद डिफरेंस है, तो पार्टी विद डिफरेंस है या पार्टी विद बाहुबली है? आप नहीं जानते हैं कि सूरजभान का इतिहास क्या रहा है, आप नहीं जानते हैं कि सुनील पांडे का क्या इतिहास रहा है, अब फिर आप इनको गले लगा रहे हैं। और एक बात मैं कहूं अभिषेक जी, भाजपा का कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण हो गया है। जो इंदिरा गांधी के समय में जो कांग्रेस का एक चाल चरित्र था, वही चाल चरित्र अब भाजपा कहीं ना कहीं अपनाती हुई दिख रही है। नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए, बाहर से आए ऋषि जी इस मामले में ठीक है, आप कांग्रेसीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें बताइए, आप कांग्रेस के मंत्रिमंडल को देखिए, मनमोहन सिंह के कैबिनेट को, चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, सारे लोग जो थे, सलमान खुर्शीद, एक से एक लोग जो टॉप पर बैठे हुए थे, ये तमाम लोग जो थे, ये तमाम लोग एक तरह से, आखिरी सवाल पर हमें, तमाम लोग एक तरीके से साफ दिखाई दे रहा था कि पॉलिटिकल लोग हैं। यहाँ कौन है? जयशंकर है, यहाँ कौन है? यहाँ हरदीप पुरी है, यहाँ कौन है? कुरियन है, यहाँ कौन है? वैष्णव है, यहाँ कौन है? मनन मिश्रा है। ये क्या चल रहा है? देखिए, किसी भी पार्टी में यदि डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, लोकतांत्रिक जो पद्धति है वो खत्म हो जाती है, तो इस प्रकार का निर्णय आपको देखने को मिलता है। क्योंकि बीजेपी में दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हर निर्णय को लेते हैं, या तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा वो भाजपा नहीं रही, भाजपा अब व्यक्तिवादी सोच वाली पार्टी हो गई है। जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वो उसको मानना है, जो अमित शाह कहेंगे उसको आपको मानना है। आपको याद होगा ना वो क्षण जब राजनाथ सिंह उस गुलदस्ता बड़े माला के सरकमफ्रेंस में सरकमफ्रेंस में इंटर करना चाहते हैं, तो अमित शाह का नजर राजनाथ सिंह से मिलता है, फिर राजनाथ सिंह अपना गर्दन बाहर कर लेते हैं। वो राजनाथ सिंह जो नरेंद्र मोदी से सीनियर है, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए ऋषि जी, मैं आपको एक घटना बताता हूं दर्शकों को की जानकारी के लिए। मुझे एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, दिल्ली के इंदिरापुरम में उनका घर बन रहा था और गृह प्रवेश था। उस गृह प्रवेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आ रहे थे। तो भाजपा मुख्यालय में काम करने वाले एक महासचिव एक दिन पहले ऑटो से उनके घर पहुंचे थे कि कल राजनाथ सिंह हमारे यूपी के सीएम आ रहे हैं, हमारी पार्टी के सीएम है, उनका कहना था। तो इनके घर तक जाने का रास्ता ठीक ठाक है कि नहीं, एक एक कमरे को घूम घूम कर देख रहे थे। और उन महासचिव का नाम पता है क्या था? उन महासचिव का नाम था नरेंद्र मोदी। ठीक है, समय का पहिया घूम गया, वो बात छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, उसकी चर्चा हम पत्रकार महोदय का नाम नहीं लेंगे। जी ऋषि जी, म्यूट है आप। वो वीडियो जरूर दिखाइएगा जिसमें राजनाथ सिंह बेचारे माला के सरकमफ्रेंस में आना चाहते हैं,
लेकिन उनको बाहर कर दिया जाता है। जी, खैर उनको बाहर कर दिया ये गया। हम हालात कार्यक्रम है। की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं ऋषि जी, कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार को पकड़कर माले में खींच लिया गया। नीतीश कुमार माले में खींच लिए गए, वो फोटो भी वायरल हुई। लेकिन क्या नीतीश कुमार को एनडीए पूरी 5 साल अपने पाले में खींच कर रख पाएगी? बिहार विधानसभा चुनाव जो बेहद करीब नजर आ रहा है, नीतीश कुमार की तैयारियां भी दिखती है, नीतीश कुमार की भाषा शैली भी बदल गई है। अब अकेले वो पूरी कमान अपने हाथ में लेकर चारों तरफ घूम रहे हैं। और प्रशांत किशोर की एक उक्ति तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि बहुत सटीक बैठ रही है कि पहले पगड़ी खुलवा दी, प्रदेश अध्यक्ष ही चली गई, और अब नौबत आ गई है कि किसी भी वक्त डिप्टी सीएम की कुर्सी भी जा सकती है। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी देखिए, जाने का जब खतरा, जी ऋषि जी संक्षेप में। 2 प्रकार की खबरें हैं। एक खबरें ये भी हैं कि उनको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन एक खबर ये भी है कि जो ट्यून नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में अनट्यून हो गया था, उसको ट्यून्ड कर लिए, ठीक कर लिए, संबंध अच्छे कर लिए। तो नीतीश कुमार नहीं, तो का यदि एक बात कृपा ध्यान रखिए, नीतीश कुमार संबंध खराब करने के बाद तत्काल किसी को नहीं निकालते हैं। पहले उस आदमी को फिर कंफर्ट जोन में लाते हैं कि नहीं नहीं। आज सीपी सिंह को नहीं तो देखिए, 1 मैं साल पहले वो मंत्री बन गए, लेकिन इंतजार कब किया? तो इंतजार किया कि अच्छा अब वक्त आया है इनको निकालने का। देखिए, ठीक इसी तरीके से दूसरे लोगों को देखिए। जो चर्चा चल रहा है वो मैं बता दिया हूं कि जा भी सकते हैं, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार से वो संबंध अच्छे जी, उन्होंने बना लिया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि ऑपरेशन लोटस जो है, बीजेपी हर जगह करने में सफल हो जाती है, लेकिन जेडीयू में ऑपरेशन लोटस करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आप आरसीपी सिंह के थ्रू, कई ऐसे नेताओं को थ्रू ऑपरेशन लोटस करने का प्रयास किया, जी। लेकिन नीतीश दरअसल कुमार टस ऋषि से जी, मस नहीं हुए और ऋषि जी, नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ नहीं पाए। ऋषि जी जी देखिए, मानसिकता को समझिए। जहां भी अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम को रखा, जो इतिहास के छात्र है वो जानते होंगे, वहां के लोगों को पैसे देकर विधायकों को खरीदा जा सकता है। लेकिन जहां जमींदारी सिस्टम आया, वहां ताकत पैसे से ज्यादा ऊपर होती है। कि आपके अंदर, आप देखिए सबसे ज्यादा यूपीएससी का तैयारी करने कहाँ का लड़के जाते हैं? आप सर्वे करा लीजिए, मुखर्जी नगर में भेज करके, आप राजेंद्र नगर में भेज करके, या इलाहाबाद भेज करके सर्वे करा लीजिए। सबसे ज्यादा वो देश के उन्हीं इलाकों से आते हैं जहां अंग्रेजों के जमाने में तकरीबन 200 सालों तक परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमींदारी सिस्टम रहा। यानी ताकत की प्रधानता, वो प्रशासन के थ्रू आए, वो सत्ता के थ्रू आए, शासन के थ्रू आए, शासन या प्रशासन जैसे भी ताकत। आईआईटी करता है, आईआईएम जाता है लड़का, फिर यूपीएससी देने आता है। तो सवाल ये है कि इस इलाके में कहिएगा विधायकों को कि तुम विधायकी से इस्तीफा दे दो, तुमको हम 100 करोड़ दे देते हैं, वो बोल देगा सीधे सीधे कि हुजूर सरकार आप 5,000 करोड़ दे दीजिए। लेकिन बड़ी मेहनत से हासिल किए हैं इसको। आज एसडीएम सलाम ठोकता है, वीडियो जो है कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है। वो पैसा कमाएगा, लेकिन विधायकी छोड़ देगा कि फिर उपचुनाव में पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो रिस्क नहीं लेगा। इस मानसिकता का कारण है कि बिहार जैसे राज्य में ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश नहीं बनती है। खैर, आज आपने बेहद सार्थक चर्चा की ऋषि जी, और एक तरह से धागा खोल दिया बिहार की पॉलिटिक्स का कि कौन क्या कर रहा है। नीतीश कुमार क्या अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब हो गए हैं? पर्दा इस पर जल्द उठने वाला है, इंतजार कीजिए। अगले 1 महीने के अंदर पर्दा उठ जाएगा कि नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं, और फिर ऋषि जी और हम तो साथ बैठते ही हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए आपने समय निकाला ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।